नमस्कार दोस्तों। हम रीतिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकाल के अध्ययन के अंतर्गत इसके जितने भी विविध आयाम हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सब पर हमने विस्तृत चर्चाएं की हैं। अब जो हमारा जो अध्ययन है वह रीतिकाल के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या कहें प्रतिनिधि जो कवि हैं उन पर आधारित हो गई है। तो अब हम प्रतिनिधि कवियों का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में जो पहले कवि पर जिस पर हमने चर्चा की वह केशवदास थे। उन पर हमने अध्ययन किया, उन पर आधारित हमने सारी चीज़ों का आकलन किया, उनके लेखन और उनके शिल्प पर बातचीत की। इसके बाद हमने बिहारी के काव्य को समझने की कोशिश की और आज जिस जिस पर हम बातचीत करेंगे वह भूषण है। भूषण एकमात्र ऐसे रीतिकाल के कवि हैं जो रूप रस श्रृंगार के से भरे हुए उस रीतिकाल में रहकर भी उससे अलग अपनी छवि बना पाए और वे एकमात्र वीरता और ओज के कवि बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आइए हम भूषण की चर्चा करते हैं। प्रत्येक रचनाकार का लेखन अपने समयानुकूल युगबोध के साथ प्रतिबिंबित होता है। साहित्य अपने युग से संबद्ध होकर युगीन प्रवृत्तियों से प्रभावित भी होता है। कुछ एक रचनाकार ही होते हैं जो अपने युग के प्रवाह में बह नहीं जाते बल्कि अपनी भिन्न राह बनाते हैं। इसी विशिष्ट श्रेणी के कवि हैं भूषण। रीतिकाल जो पूर्णतः रूप रस श्रृंगार में निमग्न था, इसी श्रृंगार एवं रसिकता की प्रधानता के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल मानना अनुचित सा नहीं लगता। प्रायः समूचा रीतिकाल जब श्रृंगार रस में डुबकी लगा रहा था, उस समय भूषण एकमात्र कवि बनकर वीर रस और ओज की कविता लिख रहे थे। भूषण को आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। भूषण अपने युग में व्याप्त अत्याचार, अन्याय और दमन को स्पष्ट देख पा रहे थे। पराधीनता के अपमान और हीनता को भली भांति समझ रहे थे। इस सामाजिक विपदा से अपने स्वजनों अथवा प्रत्येक नागरिक की रक्षा हेतु शौर्य पुरुष, जिन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है, उन जैसे वीर शिवाजी महाराज एवं वीरता और पौरुष के अवतार छत्रसाल की सूरता व वीरता का वर्णन भूषण ने अपने काव्य के माध्यम से किया है। भूषण काव्य में वस्तुतः अपने राज्याश्रित राजा का जो प्रशस्ति गान है वह अन्य कवियों के समान व्यक्तिगत लाभ दृष्टि से की गई खुशामद नहीं है, वरन लोक कल्याणकारी गुणों का सम्मान है। शिवाजी हमारे देश के मराठा इतिहास के सिरमौर हैं। वे 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध सम्राट औरंगजेब वे 17वीं शताब्दी में जन्मे थे। मुगल वंश का अंतिम प्रसिद्ध सम्राट औरंगजेब उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर विराजमान था। उसके शासन का प्रभाव और आतंक पूरे उत्तर भारत में फैला था। इसी समय दक्षिण में महाराज शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ क्रांति का झंडा उठाया। भूषण इन्हीं वीर शिवाजी के राज्याश्रित कवि थे। इन्होंने अपने 2 ग्रंथ शिवराज भूषण और शिव बावनी अपने आश्रयदाता का यशगान करते हुए उसको समर्पित किया है। शिवराज भूषण में अलंकारों की परिभाषा तथा उदाहरण भी दिया गया है, किंतु उसका मूल उद्देश्य काव्य शास्त्रीय निरूपण न होकर शिवाजी के वंश तथा उनके जीवन की 1665 ईस्वी से लेकर के 1673 ईस्वी तक की प्रमुख घटनाओं, युद्धों तथा शौर्यपूर्ण कार्यकलापों का वर्णन था। इसलिए इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का शिवराज भूषण में फुटकल वर्णन है। शिव बावनी में 52 छंद हैं। उनमें भी कवि ने शिवाजी के शौर्यता और वीरता का बखान किया है। पूरा इतिहास
इसका साक्ष्य है कि शिवाजी साहसी, दूरदर्शी एवं युद्ध कला में दक्ष एक परम वीर योद्धा थे। शत्रु की सेना पर अचानक टूट पड़ना, गुरिल्ला वार से उसे धूल चटा देना, आतताई सेना का रसद हथियार वगैरह सब लूट कर उसे निरस्त्र कर देना और इस प्रकार अपना आतंक स्थापित कर देना उनकी कुशाग्र बुद्धि, साहस और रणनीति का ही प्रमाण है। एक उदाहरण देखिए। छुटत कमल बान, बंदु करु कोकवान, मुश्किल होत मूर्छान, हूँ की ओट में, ताही समय शिवराज, हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांधी द्वैसिन पे, बीरन लय जोट में। उपयुक्त पंक्तियों में भूषण ने शिवाजी के युद्ध कला, उनसे पराजित होते उनके शत्रुओं का वर्णन करते हुए शिवाजी के आदित्य शौर्य बल का गुणगान किया है। भूषण को दक्षिण नरेश छत्रसाल शिवाजी के अतिरिक्त छत्रसाल बुंदेला का भी संरक्षण प्राप्त था। इसका प्रमाण भूषण की छत्रसाल दशक में स्व प्रमाणित हो जाती है क्योंकि उसमें उन्होंने स्वयं ही लिखा है। इससे उन्होंने 10 छंदों में बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल की महिमा का गान किया है। भूषण की कविताएं वीर रस से ओतप्रोत उत्साहवर्धन और वेग के संचार में अद्भुत क्षमता रखती है। छत्रसाल शक्तिशाली शूरवीर थे। बर्छी चलाने में उन्हें विशेष दक्षता प्राप्त थी। उनके युद्ध कौशल की प्रशंसा एवं ख्याति दूर दूर तक व्याप्त थी। वे औरंगजेब के समकालीन थे तथा उन्होंने अनेक नवाबों और रियासतदानों को परास्त किया था। जिस प्रकार शिवाजी ने दक्षिण में स्वतंत्रता की मशाल जलाई, उसी प्रकार छत्रसाल महाराज ने बुंदेलखंड की वीर भूमि में स्वाधीनता का बीजारोपण किया था। भूषण का संपूर्ण काव्य वीर रस से परिपूर्ण है। छत्रसाल एवं शिवाजी के साथ भूषण कवि रणक्षेत्र में जाकर भी उत्साहवर्धन करते थे। भूषण ने स्वयं को रीतिकालीन अत्युक्तिपूर्ण सौंदर्य एवं श्रृंगार चित्रण की मादकता में ही बेसुध नहीं रखा, बल्कि अपने युग के बंधे बंधाए श्रृंगारिक वर्णन की परिपाटी से भिन्न पराधीनता के उस युग में स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले शिवाजी और छत्रसाल की लोक कल्याणकारिणी वीरता की भव्य झांकी प्रस्तुत की तथा उनके युद्धवीर, दयावीर, दानवीर एवं धर्मवीर सभी पहलुओं की पूर्ण अभिव्यक्ति अपने काव्य के द्वारा किया। वे वीर रस के अप्रतिम कवि हैं। भूषण काव्य की विशेषताओं को एक दृष्टि में देखना आवश्यक है। तो आइए भूषण काव्य की विशेषताओं की विवेचना हम बिंदुवार तरीके से करते हैं। तो ये जो सबसे पहली बिंदु हमें देखने को मिलेगी वह है भाषा सौंदर्य। भाषा की दृष्टि से भूषण काव्य अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीर रस के अनुकूल ओजस्वी भाषा शैली इनकी विशिष्टता है। पौरुषता एवं ओज इनकी भाषा के प्रमुख गुण हैं। भाषा में अवधी, फारसी, बुंदेली आदि का सम्मिश्रण है। कहीं कहीं खड़ी बोली जैसी सपाट बयानी भी मिलती है। अपभ्रंश भाषा के मेल में वीर रस को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। उनकी भाषा का मूल स्वरूप ब्रज भाषा ही है, जो संपूर्ण मध्यकाल के कवियों की थी। तथापि उसमें संयुक्त वर्णों की बहुलता है तथा ट, ठ, ड, ढ वर्णों से युक्त होने के साथ साथ उसमें द्वित्व वर्णों की भी प्रधानता थी। दूसरे बिंदु को देखते हैं, अलंकार योजना। अलंकार शास्त्र पर आधारित तो उनकी एक रचना है शिवराज भूषण, किंतु इसमें इसमें जो कुल 105 अलंकारों की विवेचना है, किंतु यह पूर्णतः दोष मुक्त नहीं हो पाई हैं, क्योंकि भूषण का मुख्य उद्देश्य तो शिवाजी की वीरता का प्रशस्ति गान था। इसलिए अलंकार निरूपण में त्रुटियां आ गई हैं।
प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ का प्रणयन भूषण ने रीतिकालीन परिपाटी का अनुसरण करने हेतु किया, अतः जिससे उनकी मौलिक उत्प्रेरणा वहाँ पूर्ण रूपेण न आने पाई एवं भूषण का आचारत्व की जो श्रेणी होनी चाहिए थी वह भी उन्हें उचित स्थान नहीं दे पाई। यद्यपि उनके अलंकार विवेचन से स्पष्ट है कि उन्हें अलंकारों का विशद ज्ञान था। भूषण को उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक विशेष प्रिय है। मालोपमा का यह उदाहरण अति प्रसिद्ध है। इंद्र जिमि जंभ पर, बावड़ सु अंभ पर, रावण स दंभ पर, रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर, शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। इस छंद के साथ यह भी प्रसिद्ध है कि शिवाजी ने इस छंद से प्रसन्न होकर उन्हें 52 गांव, 50 लाख मुद्राएं और 52 हाथी पुरस्कार के रूप में प्रदान किए थे। अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं, छंद योजना। भूषण की रचनाओं में विविध छंद प्रयोग है, किंतु प्रमुखता से मनहरण कवित्व का प्रयोग किया गया है। तथापि दोहा, छप्पय, हरि गीतिका, मालती, सवैया, गीतिका छंदों का भी प्रयोग हुआ है। भूषण की प्रतिभा अप्रतिम है, अनुभूति भी सशक्त, जो समर्थ भाषा के साथ अभिव्यक्त भी हुई है। उन्होंने ब्रजभाषा को विभिन्न भाषाओं के मेल से समृद्ध तो किया, किंतु कहीं कहीं व्याकरण के अंकुश को तोड़कर भाषागत स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का परिचय भी दिया। इसलिए यदि आलोचकों ने उनकी भाषा को अव्यवस्थित कहा तो इसमें अनुचित भी नहीं लगता। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्रायः हुआ है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। उपयुक्त वाक्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थे। और इसके बाद हम अगले बिंदु को देखते हैं, जो है रस निरूपण। भूषण वीर रस के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उनका समग्र काव्य वीर रस के स्थायी भाव उत्साह से परिपूर्ण है। प्रमुख रस वीर रस के साथ साथ अन्य रस भी उपलब्ध हो जाते हैं। वीर रस की पुष्टि में सहायक हुए अन्य रस भी अक्सर देखने को मिलते हैं। रौद्र रस, भयानक रस इसी प्रकार के हैं। विभत्स रस की अस्थायी भाव, जुगुप्सा की सघन अभिव्यक्ति युद्ध स्थल एवं रण स्थिति के वर्णन में हुई है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, आंतों की सारंगी बनाई जा रही है और खाल के मृदंग तथा खोपड़ियों के मंजीरे बजाए जा रहे हैं। आतन की तांतबाजी, खाल की मृदंग बाजी, खोपड़ी के ताल पशुपाल के अखाड़े में। अब आगे बढ़ते हैं, वस्तु वर्णन। भूषण रीति काल की प्रचलित परिपाटी, जो राग रंग श्रृंगार में डूबी एवं छद्म भक्ति की भावधारा में प्रवाहित थी, स्वयं को उससे भिन्न रखकर एक ठोस वस्तुपरक दृष्टि से अपनी लेखनी चलाई। एक और औरंगजेब के उन अत्याचारों का वर्णन किया है जिनसे जनता त्रस्त थी, तो दूसरी ओर शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए उन्हें धर्म रक्षक एवं अत्याचार को नष्ट करने वाले सूरवीर प्रजानायक के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है। इस प्रकार भूषण ओजस्वी वीर रस के यशस्वी कवि हैं, अपने युग के ऐसे श्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं काव्य कौशल का उपयोग सस्ती चाटुकारिता में न करके सच्चे वीरों के उत्साहवर्धन में किया है। मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भूषण एक अति विशिष्ट कवि के तौर पर रीतिकाल में ठहरते हैं, जो रीतिकाल में होकर भी रीतिकाल से थोड़ी अलग अपनी छवि हमारे सामने
प्रस्तुत कर पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल के ज़्यादातर अधिकांश कवियों ने रूप, रस, श्रृंगार को ही प्रमुखता से स्थान दिया था। भूषण ये न करके उन्होंने वीरता और ओजस्विता को स्थान दिया और अपने परम वीर आश्रयदाता शिवाजी और उनके साथ ही जो उनके अन्य आश्रयदाता छत्रसाल थे, इन दोनों की ही उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो मानवीय भी लगती है और बहुत साक्ष्य बहुल होने के कारण प्रमाणित भी है। तो इतिहास भी इस बात की गवाही देता है। तो इस लिहाज से भूषण झूठी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें भी नहीं लिख रहे थे, बल्कि वह एक बहुत सच्ची घटना, जो ऐतिहासिक घटना थी, उसे वह दर्ज कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि अन्य कवि नहीं लिख रहे थे, अन्य कवि भी रूप रस श्रृंगार के अलावा वीरता, चूँकि उन्हें अपने अपने राजाओं की जिनके दरबारी कवि वे हुआ करते थे, उनकी प्रशंसा भी करनी होती थी। तो कई बार वे उनकी प्रशंसा के क्रम में वीरता और शौर्यता की बातें किया करते थे। लेकिन जिस निपुणता से, जिस दक्षता से, जिस आवेग के साथ भूषण अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते हैं, और इसकी वजह यह भी रही होगी क्योंकि वाकई में जो उनके आश्रयदाता थे वे बहुत ही ऐतिहासिक वीर पुरुष थे। तो इसलिए भी शायद उनकी जो लेखनी थी वह इतनी मजबूती से चल पाई। तो हमने देखा कि भूषण रीतिकाल के कितने विशिष्ट कवि के रूप में ठहरते हैं। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपको भूषण के अध्ययन को समझने जानने में काफ़ी सहूलियत हुई होगी। अब हम अगले कवि के साथ अगली दफ़े मिलते हैं। आज के लिए